को देखना होगा कि जब ये अटैक हुआ, इस अटैक के बाद में ईरान ने अपने पड़ोसियों के ऊपर बेतरतीब तरीके से हमले करने शुरू कर दिए। हमले जब ये शुरू हुए तो चोला ये ओढ़ लिया गया कि भाई हम उस जगह पे अटैक कर रहे हैं जहां पे अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट है, लेकिन जिन होटल्स पे अटैक हुआ, क्या हुआ? अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट था। जिस मॉल पे अटैक हुआ, जिस कौन सी जगह इन्होंने बख्शी, सड़क तक के ऊपर मिसाइलें गिरी है। खैर ये मामला चल ही रहा था, आस पड़ोस में सबको इन्होंने प्रभावित कर दिया। लेकिन ये जो जोश है, या जिसको हम अंधा जोश कह सकते हैं, ये धूल का गुबार एक इसके अच्छे पड़ोसी मित्र तक भी चला गया। वो मित्र कौन सा है? पढ़ा जाए सर, ईरान मिसाइल फ्यूरी रीचेस टर्की। कहां पहुंच गया साहब? तुर्की पे भी मिसाइल इसने दाग दी, बैलिस्टिक मिसाइल टर्की के ऊपर छोड़ दी। और टर्की के ऊपर छोड़ी ये मिसाइल एर्दोगन के लिए 440 वोल्ट का झटका था। मैं कहूं ये 880 वोल्ट भी हो सकता है। कारण यह है कि कल ही एर्दोगन का एक स्टेटमेंट आया था, उसमें बोला था टर्कीज एर्दोगन सेज अटैक्स ऑन ईरान आर क्लियर वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो अब एर्दोगन से कोई पूछे कि दुनिया की पंचायत में पैर फंसाने वाले, भारत के कश्मीर मुद्दे पे टांग खींच करके हर बार खुद के झंडे को ऊंचा रख के भारत को बैकफुट पे डालने की बेकार कोशिश करने वाले टर्की, आज तुम्हारे पे जो ये अटैक हुआ, ईरान की मिसाइल आई, क्या ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है या इंटरनेशनल लॉ के विरोध में है? थोड़ा सोच समझ के टर्की जवाब दे। अब ये जो हुआ, इसको बेचारे को नाटो की एयर डिफेंस सिस्टम ने बचा लिया, इंटरसेप्ट करके उसको खत्म कर दिया। मिसाइल इनके अंकारा की तरफ जा रही थी, बच गई। अब ऐसे स्थिति में जबकि इसका अटैक टर्की की तरफ भी हो चुका है, तो जो दोस्त मुल्कों में कुछ बच रहे थे जिनके खिलाफ इसके स्टेटमेंट नहीं थे या जो लोग आगे खड़े नहीं हो रहे थे, अब टर्की क्या स्टैंड लेगा? सोच के देखिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो हिमायती बने फिर रहे थे, एकमात्र न्यूक्लियर चोरी का न्यूक्लियर बम लेके रखने वाले पाकिस्तान ने कहा था हम ईरान के साथ खड़े हैं, वो सऊदी के पैक्ट के दबाव में आ गया और सीधा बोल दिया कि इसके ऊपर अटैक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा जो है ना वो एग्रीमेंट हुआ है। तो पाकिस्तान दूर है, टर्की भी दूर है, बाकी के देशों को तो आपने काफी सिद्ध कर रखा है, तो वो तो आपसे दूर है ही। अब साहब ऐसी स्थिति में जबकि ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, जिसको आप किसी को नहीं छोड़ रहे, उसकी लिस्ट में अब टर्की भी जो है वो शामिल हो चुका है, क्योंकि टर्की के आसमान को भी आपने अटैक करके चमका दिया है, तो दूरियां बन रही हैं। तो इससे समझना यह होगा कि ईरान जो है वो अपनी उस गिरती हुई कोलैप्सिंग कंडीशन के अंदर उठने की बजाय गिरने की एक्टिविटीज कर रहा है, क्योंकि जो इसके सपोर्टिंग हैंड्स हो सकते थे उन सबको वो धीरे धीरे काट रहा है। इसीलिए ही कहा जाता है जहां को प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर लही। अब ये टर्की पे अटैक है, ये किस दिशा में जाएगा? तो बस यही समझ में आता है कि मिडिल ईस्ट शायद एक महाविनाश की गति की तरफ ये बढ़ चुका है। अब यहां पे ट्रंप की अगली पॉलिसीज को समझिए, यहां हो क्या रहा है। जिस प्रकार से ईरान के अटैक हो रहे हैं, दिखाया यह जा रहा है कि ईरान बहुत लीड ले रहा है, क्योंकि मीडिया के अंदर क्या होता है, उन खबरों को उस ढंग से पेश और परोसा जाता है जिससे कि मैक्सिमम एक क्यूरियोसिटी क्लिक हो कि वाह जी वाह क्या है, जरा देखा जाए। लेकिन यहां पे जो बैकएंड पे हो रहा है वो किसी भी एंगल से ईरान को जीतने या उसको बढ़ने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो समझ लीजिए। पहली चीज यह है कि आज ही यूएस ईरान वॉर के अंदर एक नया फेज जुड़ गया। श्रीलंका के पास में एक जहाज के एक मिलिट्री जो शिप है उसको सबमरीन, यूएस की सबमरीन ने अटैक करके सिंक कर दिया, उसको डुबो के मार दिया। अब ये जो ईरान का जहाज डूबा है, खत्म हुआ है, श्रीलंका की टेरिटोरियल वाटर में ये हुआ है। श्रीलंका की जो नेवी है उसने बचाने की कोशिश की, 101 लोग लापता। लेकिन शुरुआत में श्रीलंका ने अपनी नाक बचाने के लिए कहा था नहीं जी ये कोई सबमरीन अटैक नहीं है, लेकिन श्रीलंका के स्टेटमेंट की कलाई अमेरिका ने खोल दी जब उन्होंने कहा यूएस कंफर्म्स इट्स सबमरीन सैंक ईरानियन वॉरशिप ऑफ श्रीलंका कोस्ट। ठीक है जी, डुबो के उसको खत्म कर दिया। मतलब एक तरह से एग्रेसिव स्टांस जो है वो ये दिखा रहा है। दूसरी बात देखिए, खामेनेई की हत्या के बाद में, खामेनेई की मृत्यु के बाद में एक चुनौती ईरान की उस इस्लामिक रिजीम के सामने खड़ी हुई कि हमारा अगला नेता कौन होगा। अगले नेता के रूप में जिसको लगभग चुन लिया गया वो उनके बेटे ही हैं, लेकिन यहां पर एक नाम आता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का। ये वो संस्था है 88 लोगों की, 88 लोगों की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए।
जब यहां पे नाम तय ही हो चुका मुश्तबा खोमेनी का, उसके बाद में कल इजराइल की अटैक जो है वो जाते हैं उस बिल्डिंग के ऊपर जहां पे वो कमेटी का ये हेडक्वार्टर हुआ करता था, एक्सपर्ट लोग यहां बैठते थे। उस बिल्डिंग को नेस्त नाबूद कर दिया गया और एक जो स्टेटमेंट दिया गया वो ये, खैर स्ट्राइक डेस्ट्रॉय ईरान बिल्डिंग को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन इजराइल की तरफ से बात आई कि आपने नया लीडर को चुना है, नए लीडर को भी जल्दी ही चुनौती मिलने वाली है। खबर जो है वो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। उत्तराधिकारी को धमकी दी है, पढ़ लिया। तो कुल मिला के ईरान की इस्लामिक सत्ता के हर चरण को इजराइल और अमेरिका क्रश करने पे तुले हुए हैं। यहां पे यदि कोई ये स्थिति बनती है कि उन छोटे छोटे हमलों से ये, क्योंकि जितने ज्यादा हमले बढ़ेंगे या नेगोशिएशन की गुंजाइश हर सेकंड कम होगी, उतनी ज्यादा परेशानी इस करंट रिजीम के लिए बढ़ने वाली है। तीसरे चरण पे आइए। तीसरे चरण की समस्या आंतरिक रूप से तोड़ने की है, अंदर ही दुश्मनों को खड़ा करने की है। सीआईए जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है और मोसाद है, उन्होंने काम शुरू किया है, वो किया है कि वो कुर्दों को अब हथियार देना शुरू कर रहे हैं। कुर्दिस्तान की बात आपने कभी सुनी होगी, कुर्दों के बारे में आपने जाना होगा, और इस इस्लामिक रिजीम ने कुर्दों के, कुर्दिश लोगों के उनके हकों को जो मारा है, उनकी जो हत्याएं की हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। अब आप देखा समझा जाए, पहले इस एरिया को देखिए, टर्की, सीरिया, इराक और ईरान, इस पूरे रीजन में कुर्दिश लोग बसते हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में लगभग 2 मिलियन कुर्दिश हैं। ईरान के अंदर 8 मिलियन, इराक में 5 मिलियन, सीरिया में 2 मिलियन और टर्की में 18 मिलियन कुर्दिश हैं। तो ये जो इसका आखिरी हिस्सा है, इस एरिया में कुर्दिश रहते हैं और इसी कुर्दिस्तान की बात करते हैं। इन कुर्दों को हथियार देकर के विद्रोह को भड़काने की तैयारी सीआईए और मोसाद कर चुके हैं, जिसके प्रमाण आपको कुछ ही समय में ईरान की आंतरिक गतिविधियों में देखने को मिलेंगे। मैं बहुत सारे वो प्रमाण दे रहा हूं जिनसे यह बात स्थापित हो रही है कि रिजीम का चेंज होना लगभग तय है। उसके अंदर कोई बहुत चमत्कारिक ही कुछ हो जाए तो फिर कुछ नहीं कह सकते, बाकी चीजें सामने स्पष्ट हो चुकी हैं। एक तरफ जो ईरानियन जो मिलिट्री है वो अपनी 16th वेव ऑफ अटैक ईरान पे अटैक की इजराइल के अटैक की शुरू कर चुकी है। 16वीं वेव शुरू हुई है। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के जो अभी हमले हो रहे हैं उससे इजराइल को भी पेन झेलना पड़ रहा है और अच्छा खासा पेन झेलना पड़ रहा है। यूएस को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि यार इतना भारी रिटेलिएशन हमें मिलेगा। वो भारी रिटेलिएशन दे रहे हैं, दे आर फाइटिंग इट एट देयर बेस्ट नॉच। लेकिन सर उस स्थिति में अब हुआ क्या है कि जो धुआं इजराइल के कुछ शहर हुए हैं, उन सब के बीच में एक स्टेटमेंट जो है अमेरिकन एक कमांडिंग ऑफिसर का आया है। उस स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है, ये खबर कवर करी है ऑल इंडिया रेडियो ने, टाइम तारीख बताता हूं, 4 मार्च को 12:44 दोपहर की खबर है। विल नॉट स्टॉप ईरान, हम रुकेंगे नहीं, ईरान एबिलिटी टू हिट बैक डिक्लाइनिंग। यानी इनका असेसमेंट यह है कि हर दिन बीतते दिन के साथ में ईरान की जो कैपेसिटी है वो हर दिन डिक्रीज हो रही है। आपको सोचना पड़ेगा ईरान कितने फ्रंट पे फाइट कर रहा है, किस लेवल तक वो अपने जो उसके हथियारों का जखीरा है वो घट रहा है, लेकिन उसकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत मजबूत नहीं है। हर घटते दिन के साथ में ये बैकफुट के ऊपर जाएगा, ऐसा इनका बोलना है। लेकिन सर एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो ईरान ने कर दिया वो ये है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। ये लगभग 53.5 किलोमीटर अप्रॉक्स का ये एक छोटा सा स्ट्रेट है जहां से दुनिया का 20% पेट्रोलियम का ट्रेड होता है। इस पेट्रोलियम के ट्रेड का इस रास्ते के ऊपर अरेबिक देशों की बहुत बड़ी निर्भरता है। न सिर्फ अरेबिक कंट्रीज बल्कि इंडिया, चाइना और बहुत सारे देशों को ऑयल का ये एक बहुत मजबूत रास्ता है जिसको ब्लॉक कर दिया हार्मुज इस स्ट्रेट को ईरान ने। अब यहां क्या हुआ है कि इंडिया के लिए संकट यह है कि पश्चिमी एशिया संकट से सूरत के टेक्सटाइल बिजनेस पे असर पड़ा। शिपिंग कॉस्ट 400% तक बढ़ गया है। तो ये एक फैक्टर है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है, इसका प्रभाव तो भारत पे आया ही आया है। लेकिन बात ये समझना है कि यहां पे अपने इंडिया को जो प्रेशर झेलना पड़ेगा, पेट्रोलियम की सप्लाई यदि कहीं से कट ऑफ होती है, क्योंकि हमारा एक डिसीजन जो गलत या हम कह सकते हैं कि टाइम की तरफ से बिल्कुल वो एप्रोप्रिएट नहीं था कि जो हमने डिक्लाइन किया अपने परचेस को रशिया से,
अब उसको लेकर के अब हमें यहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कारण क्या है कि यदि यहां की ये सप्लाई, ये लॉक लगता है, भारत की सप्लाई कट ऑफ कितने भी दिन हो चाहे वो होती है, तो इन्फ्लेशन, रुपी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो हमें ज्यादा, क्योंकि हम तो नेट इंपोर्ट करते हैं सर, हमारा तो इंपोर्ट ही इंपोर्ट है, तो नेट हमारा अकाउंट डेफिसिट बढ़ने, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, रुपए की स्टेबिलिटी, रुपए की वैल्यू गिरेगी, डॉलर मजबूत हो जाएगा, इन्फ्लेशन का खतरा है और डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस भी आसमान में जा सकती है। लेकिन एक बात को समझ रहिएगा, ये अस्थायी है। लेकिन अब इस कंडीशन में ड्यूटी किसकी आती है जी, कि अब ये जो माहौल बन रहा है इसमें कौन खड़ा होगा, कौन मजबूती से आएगा। युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की, अमेरिका की नैतिक दायित्व यहां बन गया। तो इस बीच में अमेरिका का एक स्टेटमेंट आया कि हम इस हॉर्मुज में मामले को रुकने नहीं देंगे, हमारी नेवी जो है वो एस्कॉर्ट करेगी उन टैंकर्स को जो ऑयल को यहां लाएंगे या लेकर के जाएंगे। तो अब ये एस्कॉर्ट अगर ये शुरू करती है, उसके बाद की क्या सिचुएशन बनती है वो सब कुछ डिसाइड करेगी। लेकिन हां, इतना कंफर्म है कि ये जो बात कही है कि हम एस्कॉर्ट करेंगे टैंकर्स को, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। ये कोई केक वॉक नहीं होगा, ये इतना सरल नहीं होगा जिस गति से ट्रंप, जो बड़बोलेपन के आदी हैं, वो अक्सर बोल दिया करते हैं बहुत सारी बातें, शायद उस फ्लो में इन्होंने कह दिया। कितना संभव असंभव होगा कि अमेरिकन जो नेवल शिप्स हैं वो एस्कॉर्ट करें टैंकर्स को और हॉर्मुज को क्रॉस करवा दें, ये समय बताएगा। लेकिन हां, इतना तय है, जिस कमिटमेंट के साथ में लगे हैं सत्ता परिवर्तन के, सत्ता परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, वो बहुत नजदीक आ चुके हैं और किसी भी समय, क्योंकि जब यहां पे टर्की जैसे देश जो उसके लिए एक ढाल बन सकते थे, क्योंकि वो नेटो में रह करके भी इनके लिए कुछ वकालत कर सकता था, अब उस पर भी हमला करके इन्होंने खुद के पैर काट लिए हैं। लेकिन हां, एक बात चलते चलते फिर कहूंगा, राष्ट्र और धर्म में राष्ट्र बड़ा होता है, धर्म नहीं। और अगर धर्म बड़ा है राष्ट्र से तो सवालिया निशान निश्चित लगेगा। आपके विचार क्या हैं? क्योंकि यहां पे किसी भी तरह से, क्योंकि पहले भी हमने वीडियो दी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी बातें, हम उनको इग्नोर कर, भी ध्यान देने वाली बात ही नहीं है। लेकिन कम से कम एक आंकड़ा निकल के आता है कि देश की दशा और दिशा क्या है। फॉरेन पॉलिसी के मैटर पे ध्यान रखिएगा। आंतरिक राजनीति के अंदर मैंने भी अपने वीडियोस में बहुत क्लियर आलोचनाएं की हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जहां देश की सरकार खड़ी है उसके साथ मजबूती, हमें सॉलिडरिटी दिखानी चाहिए। आंतरिक मुद्दों पे हमारे जो विरोध होंगे उसको हम खड़े होकर डंके की चोट पे विरोध बोलेंगे कि मोदी जी आप गलत हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी और प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिख रही है, तो एक चीज की जिसकी अपेक्षा हिंदुस्तान में वर्षों से महसूस की गई थी कि कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएं जहां सरकार अपने स्टैंड पे खड़ी हो, उस न्यूट्रलिटी के फेज से कम हिंदुस्तान निकले। तो मुझे लग रहा है हम धीरे धीरे अब निकलना शुरू कर चुके हैं। आपके विचार, स्वागत रहेगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। विश यू वेरी गुड लक। सारे राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद। फिर मिलूंगा इसी चैनल पे, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो जरूर, जो कमेंट है उसका मेरे को इंतजार रहेगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।